हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स थर्ड वीक मई 2024 का। तो इकट्ठा एक साथ हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ओके, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें टॉप 10 जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में जिन्होंने पिछले सप्ताह टेस्ट दिया था, यानी सेकेंड वीक मई का, और उसमें वो टॉप 10 आए हैं। हज़ारों स्टूडेंट हमारे ऐप पर, यानी सरकारी जॉब न्यूज़ के ऐप पर वो टेस्ट देते हैं, जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोर्स परचेज किया हुआ है वो सब। ठीक है, तो पहले स्थान पर देख रहे हैं चंदन कुमार हैं, सेकंड स्थान है शिव नारायण कुमार कुशवाहा, तीसरे स्थान पर क्षितिज कुमार सिंह, फोर्थ स्थान है चौथा स्थान अमित भूदानिया, पांचवा स्थान है काजल कुमारी, छठा स्थान है सुधीर कुमार, सातवां स्थान है गोपाल बोरा, आठवां स्थान है राजेश कुमार, नाइन्थ स्थान है विकास कुमार और 10th स्थान है पुनीत कुमार। तो आप सभी को बधाई हो, टॉप 10 आप लोग आए हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। और भी सैकड़ों स्टूडेंट हैं जिनका 100% सही हुआ है। ठीक है, लेकिन किसने कितने जल्दी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया पूरा, उसके आधार पर ये रैंकिंग तय होती है। तो जिन लोगों ने 100% कर लिया है उनको भी बधाई कि आपकी तैयारी सही हो रही है करंट अफेयर्स की, क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल एग्जामिनेशन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो अब शुरू करेंगे और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, आमतौर पर राजनीति केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड होते थे, लेकिन चुनाव चल रहा है। पिछले सप्ताह राजनीति केंद्र राज्यों के फैसले से रिलेटेड बहुत ऐसा कुछ था नहीं। तो क्वेश्चन होगा नियुक्ति से रिलेटेड, गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल यानी GSTAT, उसके पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं? पहले अध्यक्ष हैं, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर का संजय कुमार मिश्रा। क्या नाम है? संजय कुमार मिश्रा। तो उनको पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है, GSTAT उसका फुल फॉर्म क्या है, अंग्रेजी में क्या कहेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो ये एक ट्रिब्यूनल है। इसमें यह है कि जब कोई मामला अगर समाधान नहीं हो रहा है तो ट्रिब्यूनल के पास ले जाया जा सकता है। केंद्र और राज्य दोनों जगह उसके ब्रांचेज होंगे। ठीक है, अब आर्थिक से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन। आर्थिक थिंक टैंक GTRI की रिपोर्ट के अनुसार किस देश को पछाड़कर चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है वित्त वर्ष 2023-24 में? आंसर का यूएसए को पछाड़ दिया है। और नतीजा ये है कि चीन वो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, यानी भारत जो है ना वो सबसे ज़्यादा व्यापार चीन से कर रहा है। ठीक है, इससे पहले यानी उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में, 21-22 में अमेरिका हुआ करता था, सेकंड स्थान चीन का हुआ करता था, लेकिन अब ये सबसे ज़्यादा व्यापार हम लोग वहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो टॉप 5 अगर हम मुख्य व्यापार साझेदार देखेंगे तो चीन है, उसके बाद फिर USA है, फिर रूस है, सऊदी अरब है और फिर सिंगापुर है। ये है चीन के साथ हमारा जो व्यापार है वो घाटे में है, यानी हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम करते हैं। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है कि 8% के आसपास ग्रोथ हुआ है निर्यात में भी। ठीक है, अमेरिका के साथ जो ट्रेड हो रहा है उसमें हम फ़ायदे में हैं, यानी हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को और अमेरिका से हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ये व्यापार में फ़ायदे में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने भारत के बाहर पहली बार UPI की तरह पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ MOU साइन किया है? आंसर इसका नामीबिया। क्या है? नामीबिया। ये एक अफ्रीकी देश है, तो वहाँ पर UPI की तरह का ही ये बनाया जाएगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड उसने ये वहाँ के जो बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, नामीबिया, वहीं से हम लोगों ने चीते मंगवाए थे। वहाँ की राजधानी क्या है? विंडहोक है। राष्ट्रपति कौन है? नांगोलो मुबाम्बा। आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना ने यानी इंडियन एयरफोर्स ने पोर्टेबल अस्पताल को 1000 फीट की ऊंचाई से ज़मीन पर उतारने का सफल परीक्षण किया है मई 2024 में अभी। तो इसका नाम क्या है? इस पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम क्या है? आंसर होगा इसका भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। ठीक है, और ये कहाँ पर परीक्षण किया गया? तो आगरा में किया गया, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में 14 मई को ये पूरा
अस्पताल को गिराएगा। अच्छा, ये वीडियो भी अवेलेबल है, वो वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? भीष्म का भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, तो ये है पोर्टेबल हॉस्पिटल जिसको उतारा गया, नीचे उतारा जा रहा है और ये फिर इस तरह का हो जाएगा ये। ठीक है, ये किसी आपदा या ऐसी जंग में कोई मतलब कुछ सैनिक फंसे हैं, वहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है, चिकित्सा की ज़रूरत है, या कहीं आपदा ही होगी दुनिया में कहीं भी और वो भारत सहायता देता है अलग अलग जगहों पर आपदाओं में, तो वहाँ भारत मदद कर सकता है। ठीक है, कुछ पॉइंट भी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। काफ़ी मजबूत होता है, वाटरप्रूफ होता है, सोलर एनर्जी से युक्त होता है, बैटरी भी होती है इसमें। ओके, महत्वपूर्ण बात, वैसे मैंने पीडीएफ में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है। जिन लोगों ने ऐप पर मेंबरशिप लिया हुआ है करंट फोर्स का, वो डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसका नाम है शक्ति, उसके 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? आंसर को उमरोई, ये कहाँ है? मेघालय में, उमरोई मेघालय में, वहाँ पर ये 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच में आर्मी, कब से कब तक? तो 13 से 26 मई तक ये आयोजन हो रहा है। ओके, द्विवार्षिक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, 2 बार, मतलब 2 साल में 1 बार होता है। ठीक है, द्विवार्षिक हो गया। तो भारत और फ्रांस के बीच में, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, राजधानी पेरिस है, मुद्रा क्या चलती है? यूरो। आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं आप, तो मेंबरशिप प्लान है 2 तरह का, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है, दूसरा ISPCS मेंबरशिप प्लान है, और इसके ज़रिए आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, करंट अफेयर्स की तैयारी हो पाएगी। उसके ज़रिए आपको वीडियो मिलता है, PDF मिलता है, टेस्ट मिलता है और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी मिलते हैं, बहुत काम का। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, ऐप का लिंक है, आप डाउनलोड कीजिए और जाइए देखिए, बहुत मामूली सा प्राइस है, छूट भी चल रही है अभी मेंबरशिप प्लान्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग, क्वेश्चन होगा ICMR NIN, उसने भारत में कुल बीमारियों का कितना प्रतिशत अस्वास्थ्यकर आहार यानी अनहेल्दी जो डाइट है उसका कारण बताया, उसको कारण बताया, और इस बीमारी से बचने के लिए 17 आहार निर्देश जारी किए हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि कुल बीमारी का कितना प्रतिशत अनहेल्दी जो डाइट है उसकी वजह से हो रहा है? आंसर का इसका 56.4%। क्या है? 56.4%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, और NIN का फुल फॉर्म क्या होगा? ये NIN, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान, ये हैदराबाद में स्थित है, तो उसी ने ये रिपोर्ट और इसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। और ये सारे, ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे जो डिटेल है उसने ये बताए हैं कि ये सब मतलब टोटल 17 तरह के जो खाद्य से संबंधित, हमारे फूड से संबंधित, डाइट से संबंधित ये सब सलाह दी है। सलाह मैंने PDF में पूरा दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं। किस राज्य सरकार ने वेस्ट नाइल बुखार के संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया है? आंसर का केरल सरकार ने ये अलर्ट जारी किया। वहाँ पर दरअसल वहाँ पर 3 जिलों में यानी त्रिशूर, मल्लपुरम और कोझिकोड में ये बीमारी फैली हुई है, वेस्ट नाइल जो फीवर है वो। और ये मुख्य तौर पर मच्छर जनित बीमारी होती है और मच्छरों को इसका इन्फेक्शन जो मृत पक्षी होते हैं उसके शव से होता है और उसका फिर मच्छरों को होता है, मच्छरों से मनुष्य को हो रहा है। ठीक है, तो केरल सरकार ने ये चेतावनी जारी की है इसको लेकर। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। भाषा क्या बोली जाती है वहाँ? मलयालम। मुख्यमंत्री कौन है? P विजयन है। अगला क्वेश्चन लेंगे, किस कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन मार्केट से वापस लेने का फैसला किया जिसने कबूला था कि इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा है? आंसर का एस्ट्राजेनेका। ठीक है, एस्ट्राजेनेका। इसका भारत में कोविशील्ड नाम से ये वैक्सीन आती थी। हालांकि भारत में जो बनी हुई है कोवैक्सीन, उसके भी कुछ रिपोर्ट आए हैं। BHU ने ये इस पर रिसर्च किया है और ऐसे ही कुछ स्ट्रोक वगैरह के और जो उससे कई सारी समस्याएं हो सकती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि उससे भी बीमारियां हो सकती हैं। तो खैर ये मामला ये है कि उसने पूरे मार्केट से ही उठाने का फैसला किया है। हालांकि उसने कहा है कि ये इसलिए हटा रहे हैं मार्केट से क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन। और पसंद आ रहा हो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। क्वेश्चन होगा, किस खेल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने इंटरनेशनल टूर्नामेंट से संन्यास लेने का ऐलान किया है? आंसर होगा इसका फुटबॉल से उन्होंने संन्यास लेने का ऐलान किया है। भारतीय फुटबॉल टीम के बहुत लंबे समय से कप्तान हैं, तो उन्होंने 16 मई को ये कहा कि आखिरी मुकाबला उनका 6 जून को होगा, कुवैत के खिलाफ वो खेलेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया है? गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर होगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा। तो उन्होंने चौथे अटेम्प्ट में 82.27 मीटर का थ्रो किया, यानी वो फेंका, भाला, ये जेवलिन जो है ना उसको फेंका, उन्होंने थ्रो किया। आप कहेंगे कि चौथा अटेम्प्ट क्या मतलब हुआ? देखिए, जो जेवलिन थ्रो होता है उसमें कई सारे अटेम्प्ट देने को होते हैं। जो प्लेयर है वो 3 बार, 4 बार, 5 बार वो फेंक सकता है, और जो सबसे दूर गया है जो भाला, फिर उसकी काउंटिंग की जाती है कि इतने दूर फेंका गया। अगला क्वेश्चन होगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने नेशनल फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18.41 कितना है 18.41 मीटर गोला फेंककर नया शॉटपुट महिला नेशनल रिकॉर्ड बनाया? यहाँ पर महिला नेशनल रिकॉर्ड की बात हो रही है। आंसर होगा आभा खटुआ। क्या नाम है? आभा खटुआ। 28 साल की हैं और 13 मई को उन्होंने ये नया कारनामा दिखाया है, नया नेशनल रिकॉर्ड वुमेंस का बना दिया उन्होंने। शॉटपुट क्या होता है? शॉटपुट जो है उसमें क्या गोला होता है, ये उसको फेंकना होता है। ठीक है, वजन होता है इसका, और करीब वजन होता है 7.26 किलोग्राम। तो उसको कितना दूर फेंक सकते हैं उसके आधार पर, तो इन्होंने एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है महिला का। अगला क्वेश्चन लेंगे, सुपर वेट रैपिड एंड ब्लिट्ज शतरंज टूर्नामेंट 2024 किसने जीत लिया है? आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। ये इंटरनेशनल ये एक चैंपियनशिप है, उसमें इन्होंने ये जीत हासिल की है। मई में पोलैंड में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, भारत के आर प्रज्ञानानंद वो इस टूर्नामेंट में 4th स्थान पर रहे। ठीक है, और तो ये मैग्नस कार्लसन जो है वो टॉप पर रहे हैं। अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन की। भारत की किन 3 साहित्यिक कृतियों यानी लिटरेचर वर्क्स को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में दर्ज किया गया है? आंसर का 3 है। कौन से 3 है? तो ये रामचरितमानस, पंचतंत्र और साहित्यालोक लोकाना, तीनों को किस में दर्ज किया गया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। तो ये आपको याद रखना है कि इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, क्या है? यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट देते हुए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सबसे ज़्यादा 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाने वाले एवरेस्ट मैन का नाम बताएं? आंसर होगा कामिरीता शेरपा। ठीक है, इनको अब क्या कहा जाने लगा है? एवरेस्ट मैन कहा जाने लगा है। ठीक है, 29वीं बार उन्होंने फतह हासिल की 12 मई को, अपना पिछला ही रिकॉर्ड तोड़ा है। और अब पद्म अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। मई 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमाम विजेताओं को ये अवार्ड दिए हैं। हालांकि इसके बारे में मैंने जनवरी में भी वीडियो बनाया था जब इसका ऐलान हुआ था, लेकिन अभी ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए? आंसर का 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। 9 मई को ये अवार्ड दिया राष्ट्रपति ने तमाम विजेताओं को। अब अगला सवाल ये होगा कि ये पद्म विभूषण पुरस्कार, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है क्या? भारत रत्न। दूसरा होता है पद्म विभूषण। तो किन्हें मिला है, कौन कौन है? तो ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं कौन कौन है। तो विजयंतीमाला बाली जो कि एक्ट्रेस रही हैं, तमिलनाडु से हैं। अगला नाम चिरंजीवी जो एक्टर हैं, उनको भी मिला है, कोनिडेला चिरंजीवी। अगला नाम है एम वेंकैया नायडू जो कि भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला नाम है बिंदेश्वर पाठक जो कि सोशल वर्क के क्षेत्र में उनको मिला है, मरणोपरांत मिला है। अगला नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, तो इनके लिए इन्होंने ये रिसीव किया है, बिंदेश्वर पाठक की। अगला नाम क्या है? पद्मा सुब्रमण्यम। आर्ट के क्षेत्र में इनको यह अवार्ड दिया गया है।
अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, राष्ट्रपति ने कुल कितने लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिए हैं वर्ष 2024, यानी भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आंसर का टोटल 17 लोग हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि कौन कौन लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। टोटल 17 लोग कौन कौन से हैं, तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। एम फातिमा बीबी, मरणोपरांत दिया जा रहा है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी। अगला नाम है हॉर्मुस एन कामा। अगला नाम है मिथुन चक्रवर्ती, एक्टर हैं। सीताराम जिंदल, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। यंग लियू, ये ताइवान से हैं, फॉक्सकॉन के सीईओ उससे जुड़े हुए। अगला नाम है अश्विनी बालचंद मेहता। फिर नाम है सत्यव्रत मुखर्जी, मरणोपरांत मिला है। राम नाइक, इनको मिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं। अगला नाम है तेजस मधुसूदन पटेल। अगला नाम है ओलान चेरी राजगोपाल। ठीक है, 10 ये हो गए। अगला नाम आता है दत्तात्रेय अंबादास मायालू, इनको मिला है। तोगदान, इनको मरणोपरांत मिला है, लद्दाख से हैं ये। प्यारेलाल शर्मा, जो म्यूजिशियन हैं, उनको मिला। और चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर यानी सीपी ठाकुर, बिहार से, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। हालांकि ये पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। उषा उथुप, ये आर्ट के क्षेत्र में मिला इनको। विजयकांत, मरणोपरांत मिला, ये एक्टर थे तमिलनाडु से। और कुंदन व्यास। तो टोटल ये 17 जो हैं, इन सबको ये अवार्ड दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने गण्यमान्य लोगों को पद्मश्री अवार्ड 2024 दिया है। टोटल कितने लोग हैं ऐसे। आंसर का 110, टोटल 110 ये अवार्ड दिए गए हैं। अब अगला सवाल होगा कि ये कौन कौन है। देखिए 110 नाम है, इसको रट लेना तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन पूरी लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 13 हैं इस तरह से, और ये सब पूरी लिस्ट है। अब मैंने PDF में पूरा दे दिया है, वीकली PDF वहाँ पर उसमें दिया हुआ है। नाम याद रखने के लिए जैसे कुछ नाम बोल देते हैं, खालिद अहमद उत्तर प्रदेश से, बदरप्पन एम तमिलनाडु से हैं, रिजवाना चौधरी बान्या, ये आर्ट, ये बांग्लादेश से हैं। शांति देवी पासवान और शिवन पासवान जोड़ी को मिला है आर्ट के क्षेत्र में, बिहार से। केथवथ सोमलाला, ये तेलंगाना से है। शशि सोनी, ट्रेड इंडस्ट्री के क्षेत्र में। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण नाम है। सुरेंद्र किशोर बिहार में, तो उनको भी मिला है। तो ये टोटल 110 नाम है ये। ओके, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं पद्म विभूषण अवार्ड टोटल 5 मिला राष्ट्रपति द्वारा। पद्म भूषण 17 मिले और पद्मश्री 110 अवार्ड दिए गए हैं तमाम जो डिग्निटीज़ हैं, जो गण्यमान्य लोग हैं, उन सबको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 की विजेता कौन बनी है। आंसर का भावी मेहता। ठीक है, भावी मेहता ये हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर्स ने ये अवार्ड दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर कभी कभी दिखने वाला ऑरोरा, यानी रात में आकाश में चमकीले घूमते हुए पर्दे जैसा जो रंग दिखाई देता है, तो भारत में किस जगह देखा गया। मतलब आसमान पूरा लाल जैसा हो गया था। आंसर का यहाँ पर लद्दाख में ये देखा गया है। ये नज़ारा था इस तरह का। ओके, ये फोटोग्राफ ये जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लद्दाख में मई 2024 में ऑरोरा दिखाई दिया, तो इसकी वजह क्या वजह थी। आंसर का सौर तूफान। ठीक है, सौर तूफान यानी सोलर स्ट्रॉम आया था, उसकी वजह से ये हुआ। मतलब सूरज से निकला हुआ जो तूफान था उसने ये नज़ारा दिखाया था। सामान्य दिनों में हम लोग आसमान को नीला या हल्का पीला सा देखते हैं, मतलब नीचे की ओर देखेंगे तो पीला सा दिखाई देगा, पीला या फिर ऑरेंज टाइप का दिखता है, लेकिन आसमान नीला होता है। सुबह और शाम हल्का सा ऑरेंज जैसा दिखता है, लेकिन अगर चमकीला और घूमते हुए पर्दे की तरह दिखने लगे इस तरह के, तो समझिए कि ये ऑरोरा है। इसको ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं। ये आमतौर पर उत्तर और दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देता है और 10 मई की रात को और 11 मई की सुबह अर्ली मॉर्निंग को कुछ ऐसा ही दिखा दिया। कहाँ पर, लद्दाख में, भारत में। और इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोफिजिक्स जो बेंगलुरु का है उसने रिकॉर्ड किया। लद्दाख में उसने कैमरे लगाए हुए हैं उसके ज़रिए। ठीक है,
क्या होता है ये सौर तूफान? देखिए सूरज है वो, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, तो उससे कई बार जो एनर्जी है वो बाहर भी आ रही है, लगातार बाहर आ रही है, और तूफान जैसा मतलब वेंट इसमें जो छिद्र है इस तरीके से ये बाहर आ जाता है, तो इसका असर हमें पृथ्वी तक दिखता है। ठीक है, सौर तूफान इस तरह से ये तूफान सा बबल बनता है और ये आगे बढ़ता है जो बहुत विशालकाय होते हैं, और उसका असर क्या होता है? उसका असर होता है पृथ्वी पर, ये इस तरह से असर होता है। लेकिन जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें बचा देता है सौर तूफान से, लेकिन उसका असर क्या होता है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बचा देता है, लेकिन जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर इस जगह कुछ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो यहाँ पर खाली होता है, तो इसकी वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर आमतौर पर दिखाई देता है। लेकिन अगर सौर तूफान बहुत ही मजबूत हो तो फिर इसको भेदते हुए भी दिख सकता है, तो उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर जो दिखाई दिया है, ठीक है, अरोरा यहाँ पर क्या है? यह है लद्दाख, यहाँ भारत, ये लद्दाख है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल होगा कि सोलर स्टॉर्म का असर क्या होता है? असर ये होता है कि तमाम जो सैटेलाइट हैं उन पर असर हो सकता है, वो नीचे गिर सकते हैं उसकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा जो पावर ग्रिड है उस पर असर हो सकता है, जो विमान चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, वो पूरा रेडियो सिस्टम से चलते हैं और उस सिस्टम को इफ़ेक्ट डाल सकता है, और इससे क्या होगा? जो पायलट है उसको पता नहीं चलेगा किस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब नुकसान हो सकता है। सैटेलाइट हैं वो गिर सकते हैं। 2 साल पहले ऐसा हुआ था जब एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसके कई सारे जो सैटेलाइट थे वो गिर गए थे, जल गए थे पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। इसरो ने 3D प्रिंटर से बने रॉकेट इंजन का पहली बार सफल परीक्षण किया है मई 2024 में। तो इस इंजन का नाम क्या है जिसको बनाया गया है 3D प्रिंटर से? आंसर का PS4। क्या नाम है? PS4। तो इसी इंजन का परीक्षण किया गया है, ये परीक्षण होते हुए का फोटोग्राफ है, इसरो के द्वारा किया गया। अब निधन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन होगा, पंजाबी कवि और लेखक सुरजीत पातर का निधन हो गया है 11 मई 2024 को। तो उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था? आंसर का 2012 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड मिला था। 11 मई को उनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया 13 मई 2024 को? आंसर का बिहार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री वो रह चुके थे। उनका जन्म हुआ था 1952 में, निधन हुआ 13 मई 2024 को। कैंसर की वजह से निधन हुआ। कब से कब तक वो मुख्यमंत्री रहे, कब रहे? तो 2005 से 2013 तक, फिर 2017 से 2020 तक वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। अगला क्वेश्चन, सलमा बिन रज़ाक, उनका निधन हो गया 7 मई 2024 को। तो किस भाषा के मशहूर साहित्यकार थे? आंसर का उर्दू। उर्दू भाषा से रिलेटेड काफ़ी पॉपुलर वो साहित्यकार रहे। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने का प्रस्ताव पारित किया जिसके पक्ष में भारत ने वोट किया है? आंसर होगा फिलिस्तीन। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि यूएनएससी का मेंबरशिप नहीं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं, यहाँ पर क्या बात हो रही है? संयुक्त राष्ट्र का। संयुक्त राष्ट्र के यानी भारत भी एक सदस्य है संयुक्त राष्ट्र का, बहुत सारे देश सदस्य हैं। अभी तक फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा नहीं मिला है, अभी तक की बात है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये पारित कर दिया है। अब ये मामला फिर से जाएगा यूएनएससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में। हालांकि पिछली बार तो अमेरिका ने वीटो कर दिया था, उसकी वजह से उसको मान्यता नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब फिर से जाएगा ये। ठीक है, तो भारत ने समर्थन किया फिलिस्तीन के अलग एक देश के रूप में मान्यता मिलने का। अगला क्वेश्चन, 46वें आर्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग भारत में किस शहर में होगी? आंसर का इसका कोच्चि में, केरल में ये आयोजन होने वाला है। मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो ये आयोजन होगा। वर्तमान में 56 देशों ने, 56 देशों ने आर्कटिक ट्रीटी पर साइन किए हुए हैं। भारत ने 1983 में आर्कटिक ट्रीटी पर साइन किया था। ठीक है, तो आर्कटिक में ये देख रहे हैं इस तरह का स्टेशन है भारत का वहाँ पर। अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। किस नाटो सदस्य और यूरोपीय देश के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको पर 15 मई 2024 को जानलेवा हमला हुआ, जिन्होंने सत्ता में आते ही
यूक्रेन की सैन्य मदद रोक दी थी उन्होंने? आंसर होगा स्लोवाकिया। क्या है? स्लोवाकिया। ये रूस के समर्थक माने जाते हैं। ओके, रॉबर्ट फिको। तो 15 मई को उन पर जानलेवा हमला हुआ है, गोली मारी गई है। ठीक है, गोली लगने के बाद इनको सुरक्षाकर्मी कार से ले गए हॉस्पिटल, सर्जरी हुई। अभी देख लेते हैं कि स्लोवाकिया है कहाँ पर। स्लोवाकिया जो है वो यूरोपीय देश है, तो चलते हैं वहाँ पर। ये यूरोप का इलाका पूरा देख रहे हैं आप, ये तमाम देश, उसमें ये स्लोवाकिया है। ओके, इसके पड़ोसी देश देखेंगे तो पोलैंड इधर है, यूक्रेन इस तरफ है, हंगरी है, ऑस्ट्रिया है और ये चेक गणराज्य है, चेक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये है स्लोवाकिया और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। 1993 में ये चेकोस्लोवाकिया से अलग होकर ये बना था। इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। क्या है? ब्रातिस्लावा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत ने ईरान के चाबहार में स्थित किस बंदरगाह के 10 वर्षों तक संचालन के अनुबंध का साइन किया? क्या नाम है उसका? आंसर होगा शाहिद बेहेश्ती। क्या है? शाहिद बेहेश्ती। ठीक है, तो ये 13 मई को ये डील साइन हुई है। 10 साल तक वो जो पोर्ट है उसका संचालन भारत को मिल रहा है। इसको शाहिद बेहेश्ती को भारत ने ही बनाया था। हम लोग चाबहार में ये स्थित है ईरान के। फ़ायदा ये होगा कि भारत से अब हमें जो सेंट्रल एशिया है वहाँ तक जाने का पूरा रास्ता मिल जाएगा इसके ज़रिए इस तरफ, और फिर यूरोप की ओर भी जाने का हमें रास्ता मिल जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ईरान के साथ चाबहार में बंदरगाह की डील करने पर किस देश ने भारत को प्रतिबंधों की चेतावनी दी है, यानी बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की चेतावनी दी है? आंसर का यूएसए, अमेरिका ने ये वार्निंग दी है। कहा है कि ईरान के साथ ये डील की, इसलिए हम ये भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ जो भी डील कर रहा है उसके साथ उस पर वो प्रतिबंध लगा रहा है। तो अमेरिका ने ये धमकी दी है, लेकिन भारत ने भी ये कहा है कि हम अपने डिसीजन खुद ही लेंगे और खुद ही काम करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत के बेहतरीन रिश्ते हैं। अगला क्वेश्चन लेंगे। इजराइल हमास युद्ध के बीच में किस शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले की मौत हो गई है 13 मई 2024 को, जो संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। वहाँ काम कर रहे थे UNDSS में, वहाँ जो सहायता पहुँचाई जा रही है वहाँ के लोगों को, उसके लिए। आंसर होगा रफ़ा। ये रफ़ा जो है ना वो गजा का दक्षिणी हिस्सा है, तो वहाँ पर भी अब हमला कर दिया है इजराइल डिफेंस फोर्स ने, और वहीं पर ये कर्नल वैभव अनिल काले वहाँ पर वो यूनाइटेड नेशंस की कार में वो जा रहे थे, उसी दौरान हमला हुआ और फिर उनकी मौत हो गई, निधन हो गया उनका। ठीक है, इजराइल के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि ये हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस खाड़ी देश के अमीर ने संसद को भंग करके 4 साल के लिए सरकारी जो विभाग है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है? आंसर होगा कुवैत। ठीक है, कुवैत के जो नए अमीर हैं, मतलब टॉप पे जो पद होता है उसको अमीर कहा जाता है। किंग मान लीजिए आप, राजा मान लीजिए, तो उनका नाम है शेख मिशाल अल अहमद अल सबा। तो उन्होंने ही ये काम किया है, 10 मई को संसद भंग कर दी और कहा कि हम सारा कंट्रोल अपने पास में लेते हैं। तो एक बार वहाँ भी चलते हैं, कुवैत की ओर भी देखते हैं। प्यारा भारत है, और कुवैत जो है ना वो, ये तो पूरा इलाका ये पश्चिम एशिया कहिए या मिडिल ईस्ट कहिए, वहीं पर यहाँ वाला जो इलाका है ये है कुवैत। ओके, इसकी जो पड़ोसी हैं वो ये वाला जो है ये इराक हो गया, वो सऊदी अरबिया हो गया, ये फ़ारस की खाड़ी हो गई। ठीक है, कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी ही राजधानी है। बड़ी आबादी भारतीयों की वहाँ रहती है, प्रवासी भारतीयों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे महत्वपूर्ण। किस देश में स्थित इबू ज्वालामुखी मई 2024 में फट गया, जिससे आसमान में कई किलोमीटर तक राख की मोटी परत छा गई? आंसर का इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया में ये ज्वालामुखी स्थित है और वहाँ पर ये घटना हुई है। ठीक है, इंडोनेशिया जो है रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आता है, जहाँ पर ज्वालामुखी घटना, भूकंप, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इस इलाके में ये है देश इंडोनेशिया, वहीं पर ये ज्वालामुखी है। क्या नाम है? इबू ज्वालामुखी, वो फट गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन
WMO की एक रिपोर्ट आई है, उसका नाम है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया 2023। उसके अनुसार किस भारतीय राज्य की बाढ़ वर्ष 2023 में एशिया की सबसे खराब जलवायु आपदाओं में से एक थी? किस राज्य की? आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में ये बाढ़ आई थी। क्यों आई थी, क्या हुआ था, अगले क्वेश्चन के जरिए बताते हैं। क्वेश्चन होगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया 2023 के अनुसार एशिया की सबसे खराब जलवायु आपदाओं में से इनमें से कौन सी एक थी? आंसर होगा इसका सिक्किम में हिमनद झील का विस्फोट से बाढ़ होना। और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अंग्रेजी में कहेंगे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है और इसी में ये बताया गया है कि किस तरीके से बहुत ही बुरा हाल था उस दौरान। हिमनद फट गया मतलब क्या हुआ? हिमनद मतलब कि जो ग्लेशियर्स हैं उसमें ग्लेशियल लेक भी बने हुए हैं। ठीक है, चारों तरफ से ग्लेशियर हैं और बीच में पानी जमा हुआ है और वो पानी जो है वो अचानक से निकल आया, गिराया, उसकी वजह से ये बाढ़ आ गई थी वहाँ पर। कहाँ पर आई थी? तो ये सिक्किम में आई थी। एक बार सिक्किम ले चलते हैं। सिक्किम यहाँ पर है, रेड कलर में जो देख रहे हैं आप, वहाँ और नज़दीक चलते हैं। ये तो सिक्किम रहा और सिक्किम में इस तरफ वो अचानक से आउटबर्स्ट हो गया था। उसका नाम क्या है? साउथ लोनक लेक। साउथ लोनक लेक। तो यहीं से ये लीक हो गया और अचानक से पूरा का पूरा पानी बह गया था, उससे बाढ़ आ गई थी बहुत बड़े पैमाने पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और दिवस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? आंसर का 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस। महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, यानी हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे? आंसर का 17 मई को। हाइपरटेंशन यानी जो ब्लड प्रेशर है वो साइलेंट किलर के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शांति के साथ एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 16 मई को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर का 17 मई को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, यानी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 15 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन, यानी फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का ए और बी दोनों, यानी मई का दूसरा शनिवार और अक्टूबर का दूसरा शनिवार। ठीक है, तो 2024 में मई का जो दूसरा शनिवार था वो 11 मई था और अक्टूबर का दूसरा शनिवार होगा 12 अक्टूबर को। ठीक है, और इस बार की थीम भी है कीड़े यानी इंसेक्ट्स। ठीक है, प्रवासी पक्षियों यानी पक्षियों का जो भोजन है मुख्य तौर पे वो इंसेक्ट्स है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आंसर का 12 मई को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 में इस दिवस को अपनाया था। अगला क्वेश्चन लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 12 मई को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? थीम है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, हमारी नर्सें हमारे भविष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मदर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर का मई का दूसरा रविवार जो 2024 में 12 मई को हुआ है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर का 16 मई को मनाया जाता है ये। ठीक है, 16 मई। और क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? तो भौतिक विज्ञानी इंजीनियर, उनका नाम था थियोडोर मैमन। तो उन्होंने 1960 में लेजर का पहली बार संचालन किया था, लेजर लाइट का। तो उसी के बाद इस दिवस को, मतलब उसी की याद में इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन लेंगे, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का मई का पहला रविवार और 2024 में 5 मई को पहला रविवार था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर का 10 मई को। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2021 में इस दिवस की घोषणा की थी। ये ऑर्गन नाम का एक पेड़ है, उसके पर्यावरण के जो महत्व है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये आयोजित किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आंसर होगा 11 मई को। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ऑपरेशन शक्ति था वो। तो ये था वीकली करंट अफेयर्स, और डेली वीडियो ज़रूर देखिए। अब सुबह 9 बजे हम लाइव आते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर और ऐप पर भी। बाय।